हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अशोका द ग्रेट के बारे में। इसमें 273 बीसी से लेके 232 बीसी तक का इनका कार्यकाल था टोटल। और 273 बीसी में हालांकि ये गद्दी पे बैठ गए थे, लेकिन 269 बीसी में 4 साल बाद इनको जो है एक्चुअल में इनको गद्दी प्राप्त हुई थी। तो इसके बारे में हम लोग डीप में समझेंगे कि आखिर क्यों इनको इतना समय लग गया। आपको पता होगा इनके पिता बिंदुसार भी 273 तक बीसी तक ही गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनके डेथ के बाद एक फैमिली में एक जंग शुरू हो गई थी कि अगला जो है कौन गद्दी पे बैठेगा, अगला कौन सा राजा बनेगा मौर्यन एम्पायर का। तो उसमें अशोका जो थे वो छोटे बेटे थे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने कम से कम अपने 99 भाइयों को मारा है गद्दी पर बैठने के लिए। तो आखिर बात क्या है वो हम लोग डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम लोग आपको लेके चलते हैं इसमें। तो देखिए, ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में हम जो पढ़ रहे हैं, ये वैसे कंप्लीट कोर्स ही चल रहा है हम लोगों का। ये जो है इस वीडियो का चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 का ये पार्ट 5 है। और पार्ट 1 2 3 4 उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप हमें बताइएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा और समझ लेंगे। आप वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख लीजिएगा कि हम चारों पार्ट का इसमें लिंक डाल देंगे। तो और इससे साथ ही साथ जो हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का हम लोग का पूरा एक सीरीज चल रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये इसमें क्या है कि 273 बीसी से लेके 273 बीसी से लेके 232 बीसी तक का इनका कार्यकाल था। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि इनको इनके पिता जो बिंदुसार थे, उन्होंने इन्हें गवर्नर बना दिया था उज्जैन का। अपने राज्य में जब वो जीवित थे तभी ये गवर्नर बन गए थे उज्जैन के। तो उस समय एक चीज़ और हुई थी कि तक्षशिला का जो एरिया था उसमें रिवॉल्ट हो गया था, एक तरह का विद्रोह पैदा हो गया था। कई बार ऐसा भी होता था कि जब जैसे सरकार की कोई नीतियाँ होती हैं तो अगर हमें वो पसंद नहीं है तो क्या होता है कि जनता का एक ग्रुप उस पर मूवमेंट चलाया था। जैसे अभी भी हाल ही में अभी जो मोदी गवर्नमेंट ने जो किसानों को लेके जो अपना फार्मर्स लॉ पास किया था, उसमें जिस तरह से किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, तो आज के डेट में जिसे हम प्रोटेस्ट कहते हैं या प्रोटेस्ट कहें या मूवमेंट कहें, इस तरह से जो जिसे भी हम कहें, उस समय के समय में अगर प्राचीन काल में हम बात करें तो उस समय ऐसे चीज़ों को रिवॉल्ट कहा जाता है। रिवॉल्ट से ज़्यादा जुड़ा था, उस जो वर्ड यूज़ किए जाएंगे आपको हिस्ट्री में मिलेंगे वो रिवॉल्ट मिलेंगे, रिबेल मिलेंगे, मूवमेंट जैसे जैसे कि मूवमेंट हुआ, मूवमेंट वर्ड हुआ, चाहे आपका प्रोटेस्ट वर्ड हुआ, ये सारे वर्ड आपको नहीं देखने को मिलेंगे पुराने समय में। पुराने समय में ऐसी चीज़ें नहीं, पुराने समय में इसको रिबेल या रिवॉल्ट का नाम दिया जाता था, क्योंकि उस समय के राजा की जो भी पॉलिसीज होती थी उसके अगेंस्ट में अगर कोई इस तरह का कोई भी गलत काम करता था या कोई भी उसको रोकने के लिए उसका विरोध करता था तो उसे क्रश कर दिया जाता था। तो इसी में रिबेल और रिवॉल्ट इसमें सबसे बड़ा वर्ड है। तो देखिए क्या हुआ कि तो उस समय क्या हुआ था कि तक्षशिला, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि रिवॉल्ट रिबेल ज़्यादातर यूज हुआ है पुराने समय में, और मूवमेंट प्रोटेस्ट ये सारी चीज़ें करंट की हैं, ये सारी चीज़ें मॉडर्न सोसाइटी की हैं। तो ये एक तरह से वर्ड का गेम है, मैंने आपको बता दिया। देखिए, तो उसमें तक्षशिला में जब रिवॉल्ट हुआ था बिंदुसार के रीजन में, तो उसे भी इन्होंने ही क्रश किया था। ये अशोक ने ही अपने बुद्धिमानी से इस जो विरुद्ध विद्रोह पैदा हुआ था उसको खत्म किया था। फिर देखिए, बिंदुसार की डेथ हो गई। बिंदुसार की डेथ, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साल इनको लग गए थे गद्दी पर बैठने में। ये 269 बीसी में, यानी 269 बीसी में फाइनली गद्दी पर बैठे थे। हालांकि 273 बीसी में ही इनका जो है राज्याभिषेक हो गया था, जो कोरोनेशन होता है इनका 273 बीसी में ही इनका राज्याभिषेक हो गया था, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं कोरोनेशन। लेकिन क्या हुआ कि 4 साल लग गए, क्योंकि जैसे अब ये गद्दी पर बैठे, लेकिन बाकी के जो इनके भाई थे वो उनको पसंद नहीं था ये चीज़ कि गद्दी पर बैठे। तो इस वजह वो चाहते, हर भाई चाहता था कि वो गद्दी पर बैठे, वो गद्दी का मालिकाना हक हासिल करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से टोटल इनको 4 साल लग गए ये साबित करने में कि ये योग्य है। तो और इसके इस बीच में ये इनको इनके कम से कम 99 ब्रदर्स इनके डेथ हुए थे, जिनको कहा जाता है कि इन्होंने मारा था। तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। देखिए, अगर इनकी अर्ली लाइफ की बात करेंगे, शुरुआती दिनों की बात करें, तो उसके बारे में हमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको ज़्यादा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि अर्ली लाइफ में कैसे थे या इनका इनका शुरुआती जीवन कैसे गया। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं इनके अर्ली लाइफ के बारे में। लेकिन देखिए, जो हमने आपको बताया कि अभी इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा था इस गद्दी पर बैठने के लिए। तो ये हम लोग को एविडेंस मिला है, इसका जो एक रिसोर्सेज है वो मिला है सिलोनीस की क्रॉनिकल से मिला है, जो कि है दीपवंसा और महावंसा। इसको याद रखिएगा आप लोग, इस सिलोनीस की क्रॉनिकल में आता है दीपवंसा महावंसा। ये एग्जाम में आखिर यूपी पीसीएस या आपके एसएससी के एग्जाम्स में अक्सर अक्सर हिस्ट्री के सेक्शन में ये चीज़ पूछ देता है।
तो सिलोनिस की क्रॉनिकल दीपवंशा और महावंशा ये कंफर्म करते हैं कि अशोका को थ्रोन मिला था, अशोका गद्दी पर बैठे थे अपने 99 भाइयों की को मौत के घाट उतारने के बाद। देखिए इनके जो सबसे बड़े भाई थे, उनका नाम था सुशिमा, यही पूछ देता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। और जो सबसे छोटे भाई थे वो टिस्सा। देखिए 99 भाइयों का नाम रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुशिमा इनके सबसे बड़े भाई थे और सबसे छोटे भाई का नाम था टिस्सा। तो इन दोनों को इन्होंने मारा था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो तारानाथ है, तारानाथ के बारे में हमने आपको बताया था, जो पुराने समय में ये आपके तिब्बत के मॉन्क थे, ये इनके फादर के समय में भी थे, जो इनके फादर बिंदुसार हैं उनके समय में भी थे। तो उनका ये तारानाथ जी का ये कहना है कि इन्होंने सिर्फ अपने 6 भाइयों की हत्या की थी और बाकी भाइयों को इन्होंने 99 नहीं, इन्होंने 6 भाइयों की हत्या की थी। तो इस तरह से 2 अलग अलग एविडेंस है, इसलिए कोई क्लियरली नहीं कह सकता कि एक्चुअल में इनके कितने भाइयों की डेथ हुई थी और जिनको इन्होंने मारा था या जिनको इन्होंने रिप्लेस किया था, क्योंकि और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि इनके भाई जो थे, इनके कई ब्रदर ऐसे कहा जाता है कि इनके ब्रदर जो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इनके शासन में भी इनकी काफ़ी मदद करते थे, इनके प्रशासन को चलाने में, कि किस तरह से पूरा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, उसमें काफ़ी इनके ब्रदर मदद करते थे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए इनके ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ था, वो था कलिंग वार। कलिंग वार इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट था। और कलिंग वार का जो समय था वो 261 बीसी है, 261 बीसी है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए कहा गया है कि इस वार के बारे में, कलिंग वार के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल कहीं नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये वार, इस वार को अशोका ने खुद अपने रॉक एडिक्ट में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लोग अपने स्तंभ बना देते थे और पत्थर पे लिख देते, शिलालेख के लोग लिख देते थे, तो उसी तरह से रॉक एडिक्ट जिसको कहा जाता है, वो उसे रॉक एडिक्ट 13 में, रॉक एडिक्ट 13 नंबर याद रखे, पूछ देता है कि अशोका ने कलिंग वार का जिक्र किस रॉक एडिक्ट में किया है। तो इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये आ जाएगा, तो उसमें रॉक एडिक्ट 13 है ये इसका आंसर। और इस वार में कहा जाता है कि 1,50,000 लोग मरे थे, कम से कम इसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जाता है, जिसको देख के अशोक काफी पिघल गए थे और उसी समय से इनके अंदर चेंज आना शुरू हो गया था। अब देखिए इस कलिंग वार के बाद जो है कलिंग जो एरिया था, कलिंग को मौर्यन एम्पायर में विलय कर लिया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कलिंग वार में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नरसंहार हुआ, जिस तरह से उसने अशोक की लाइफ को काफ़ी इफेक्ट किया और इसीलिए अशोका ने अपने लास्ट दिनों में बुद्धिज्म को अपना लिया था। और बुद्धिज्म को अपना लिया, बुद्धिज्म से काफ़ी, और ये इनको बुद्धिज्म अपनाने के लिए जो इनको सबसे ज़्यादा मतलब इनको प्रेरित किया था वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनका नाम था उपगुप्त थे वो। और आपको पता ही है कि मौर्यन एम्पायर के बाद जो है, अशोका के बाद, मौर्य में कहा जाता है कि अशोका के बाद कोई बहुत बड़ा बहुत प्रतापी राजा मौर्यन एम्पायर में नहीं बना था। उसके बाद धीरे धीरे इसका डिसइंटीग्रेशन यानी कि पतन शुरू हो गया था। और उसके जस्ट बाद ये जो है, क्योंकि अशोका के बाद लोग जितने इनके बाकी के भाई थे वो गद्दी नहीं चला पाए, और उसके बाद गुप्त काल शुरू हो गया था, गुप्ता एरा शुरू हो गया था, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम लोग जो मॉडर्न एम्पायर में, अभी अशोका के बाद हम लोग अगली वीडियो में अपने पढ़ेंगे अशोका और बुद्धिज्म के बारे में, कि अशोका और एंड बुद्धिज्म, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्या था, किस तरह ये बुद्धिज्म में इन्वॉल्व हुए थे और इनके कौन कौन सा इन्होंने ज्ञान दिया, कितने एडिक्ट थे इनके अशोक बुद्धिज्म के ऊपर, तो ये हम बताएंगे। हमने नहीं बताया कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती थी और आप लोग काफ़ी हमें मेल करते थे, हमें कमेंट करते थे कि वीडियो सर आप काफ़ी लंबी बना रहे, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं और हम इसे कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो अभी के लिए फ्रेंड धन्यवाद, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।